अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और पाकिस्तान की भाग दौड़ बिल आखिर रंग ले आई। मशरिक़ वस्ता में लगी आग पर पाकिस्तान की सिफारतकारी ने फायर ब्लैंकेट डाल ही दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा तय पा गया है, जिस पर 19 जून को जिनेवा में दस्तखत किए जाएंगे और ये जो तकरीब है नाज़रीन, इसका मेज़बान पाकिस्तान होगा। अमेरिकी सदर का कहना यह है कि इस मुआहदे के तहत ईरान को महदूद पैमाने पर यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त होगी, जबकि ईरान पर आलमी पाबंदियाँ मरहलावार उठा ली जाएंगी। जहाँ नाज़रीन पूरी दुनिया में इस मुआहदे का खैर मकदम किया जा रहा है और पाकिस्तान की इन कोशिशों को सराहा जा रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि इस मुआहदे पर सीख पा इजराइल ने लबनान, शाम और गजा में कायम अपने नाम नेहाद सिक्योरिटी जोन से निकलने से साफ इनकार कर दिया है। इजरायली वज़रा का कहना तो ये भी है कि ट्रंप का यह मुआहदा हमें पाबंद नहीं करता और इस पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने सख्त लहजे में ये वाज़ेह किया है कि अमेरिका इस मुआहदे पर अमल दरामद कराने का खुद जिम्मेदार है। अगरचे ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन नाज़रीन 19 जून के सूरज के साथ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और इम्कानात के साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। माहिर हैं दिफाई उमूर के, बहुत गहरी निगाह रखते हैं और मुसलसल हम कोशिश करते रहे हैं कि इनसे गाहे गाहे जितनी मालूमात इस जंग को लेकर हासिल कर सकें। आज भी हमने इनको मदऊ किया है, जहमत दी है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिरकार पाकिस्तान की जो तवील सिफारती भाग दौड़ है सर, ये रंग लेकर आ रही है। अस्करी और सियासी क़यादत के रज्जगे काम आ गए चिश्ती साहब? जी, बहुत शुक्रिया आसमा इकबाल साहिबा, आपने इनवाइट किया है और बिल्कुल आपने ठीक कहा। लॉन्ग अवेटेड एक टाइम आया है जिसमें हम सीज़ फायर के बारे में सुन रहे हैं। ना सिर्फ सीज़ फायर बल्कि एक परमानेंट एक मुआहदा या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो इससे अच्छा अब शायद 8 अरब जो दुनिया में इस रहते हैं लोग, उनसे अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरा ख्याल है हर शख्स इफेक्टेड था, चाहे वो इकोनॉमी की वजह से, फ्यूल की वजह से, बिजनेसेस की वजह से, डॉलर प्राइसेस की वजह से, या जो भी वजह थी। तो ये सारा करने के बाद आई एम श्योर पाकिस्तान के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। देखिए, जब इस्लामाबाद में अकॉर्ड होने जा रहा था, आपको याद होगा उसका नाम इस्लामाबाद टॉक्स का लिया गया था और फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जा रहा था। तो ये अकॉर्ड और एग्रीमेंट एक हायर डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। वहां पर जब बातचीत नहीं उस तरह कामयाब हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया उन दिनों मीडिया पे मुझसे कि इसका मतलब है, और पहले भी सवाल किया था कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर हम भी नाकाम होंगे या हमारा नाम भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं कहता था कि नहीं, हमने अपनी रेलेवेंस एक प्लेटफॉर्म दे के सिर्फ नहीं, डिप्लोमेटिक परसुएशन से, एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी से, एक एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी से साबित कर ली है। अगर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में डिले हो जाते हैं या फाइनलाइजेशन नहीं होती तो हमें एक न्यू फाउंड जो प्रिविलेज है वो मिल चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आने वाले हफ्तों में ज़ाहिर तारीख ने देखा कि हमने ना सिर्फ परसुएट किया, बल्कि सबसे ज्यादा ये है कि इतनी थिन लाइन पे अपनी एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज आने का किसी साइड ने सोचा नहीं। ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि एक तरफ एक सुपर पावर है, स्पॉइलर इजराइल एक तरफ है, फिर दूसरी तरफ एक ईरान है जो हमारा नेबर मुल्क भी है, और ऑब्वियसली एक न्यू फाउंड लिवरेज उसको भी मिला है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से या सस्टेनेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों तरफ से बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों कंपैटिबल ताकतें हो तो फिर आप बैलेंस रिलेटिवली आसान कर पाते हैं, लेकिन एक साइड कमजोर हो, एक तरफ सुपर पावर हो, तो आप एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट रखना बहुत मुश्किल होता है। और खास तौर पर जो स्पॉयलर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान कामयाब होता। लेकिन सर, इन सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की एफर्ट्स को सबूटाज करने की जो सारे सिलसिले और साजिशें हो रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने किरदार बड़े ज़बरदस्त अंदाज में निभाया। अच्छा चिश्ती साहब, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई, सदर ट्रंप ये फरमा रहे हैं कि ये जो मुआहदा है दोनों ममालिक के दरमियान, इसके ऊपर सिग्नेचर्स तो हो चुके हैं। तो सर फिर ये जो कहा यह जा रहा था कि मरगला के साए में मुआहदे पर दस्तखत होने चाहिए, ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश ही, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हुई, लेकिन ये जो कुराए फ़ाल है ये जिनेवा के नाम निकला। एक तो हम इसकी वजह जानना चाहेंगे, दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि क्या वाक़तन सिग्नेचर्स हो चुके हैं और जिनेवा में जो एक तकरीब हो रही होगी वो महज इसलिए कि बताया जा सके, दिखाया जा सके कि एक पेपर के ऊपर बाकायदा ये साइन हो गए हैं और चीज़ें जो है अब आगे बढ़ रही होंगी? देखिए आसमा साहब, मैं तो काफी दिन से ये मान रहा हूँ, सिग्नेचर का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मैं कह सकता था काफी दिनों से कि मेजर पॉइंट्स पर एक फुल एग्रीमेंट हो चुका है। ऑप्टिक्स रहती है, परसेप्शन या नैरेटिव रहता है, दोनों साइडें अपना अपना एक एनवायरनमेंट फेवरेबल बनाने की कोशिश कर रही थी जब से सीज फायर हुआ था, और ये बताने की कोशिश कर रही थी खास तौर पर इलेक्टोरल को, अपने ऑपोजिशंस को, ग्लोबली,
कि ये जंग वो जीती है साइड या वो जीती है, अपनी अपनी परसेप्शन बताना चाह रहे थे, टाइम बाय किया जा रहा था। इन प्रिंसिपल बहुत दिनों से ये ऑब्वियस हो चुका था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मिलिटरीली वो एडवांटेज नहीं ले सके, डिप्लोमैट्स के लिए जिन्होंने नेगोशिएशन करनी थी वो एडवांटेज नहीं ले सके जो उनको मिलने की तवक्को थी अपनी जी मिलिट्री से। जी उसकी वजह अलग हम बात कर सकते हैं, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि हम समझ रहे थे कि इस्लामाबाद में होंगे, देखिए बहुत आइडियल होता इस्लामाबाद में होता, हम होस्ट करते आए हैं, ऑप्टिकली भी दुनिया के कैमरे यहाँ कन्वर्ज करते, आप बिल्कुल रिकॉल करेंगी कि कितने दुनिया के जो मीडिया पर्सन्स थे यहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान, बिल्कुल बिल्कुल हालांकि उस वक्त फाइनल नहीं था ये, जैसे अब हमें पता है कि होने जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो तब भी कन्वर्जेंस हुई थी, तो अब क्या होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए एक और अच्छी बात भी इसके अंदर है जी जी कि हमें ऑप्टिक्स पे नहीं जाना चाहिए, हमें एक और डिग्निफाइड और ग्रेस दिखाना है। हमने दुनिया की अमन के लिए जो कोशिश कर दी है वो तारीख का हिस्सा बन चुकी है, कोई माने डिनाई करे, बुरा लगे किसी को, कुछ भी हो। बिल्कुल आप ये खालिद छूट साहब कहीं भी बजा फरमा रहे हैं कि हमारी जो असल ख्वाहिश थी या हमारा जो असल मकसद था वो तो ये था कि मुआहदा तय पा जाए। इनफैक्ट ये जो जंग हो रही है, जो तसादुम है, जो फैल सकता था, पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता था, ये रुक जाए, और वो हो रहा है। अब सिग्नेचर्स कहीं भी हो रहे हैं, और अब जब सदर ट्रंप खुद कह चुके हैं कि साइन तो इनफैक्ट ये एग्रीमेंट हो चुका है। सर, जब मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई हैं, ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि इस पर साइन भी हो चुके हैं, तो इसराइल का गुस्सा भी सर सामने आ रहा है। वाशिंगटन के लिए क्या ये मुमकिन होगा खालिद चिश्ती साहब कि वो इसराइल को शट अप कॉल दे? देखिए मिस असमा, सबसे बड़ी जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी मैं कहूंगा दाव पर लगी हुई है, जंग अपनी जगह है, वो जी अब जी पास्ट का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अब जो उनकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग होगी वो होनी है जो बिल्कुल आपने सवाल के जवाब में एंड पे जो कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस हद तक नेतन्याहू को एक मैनेज कर पाते हैं। मैनेज में बड़ा सबसे डिसेंट लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत बहुत सारे मीडिया दुनिया में, तो इवन वेस्टर्न मीडिया बड़े खतरनाक लफ्ज यूज करता है। जी मैनेज का जी मतलब ये है कि वो शो स्पॉइलर है, वो आपको करने नहीं देगा। वो चाहता था कि या तो नंबर 1 जंग लगी रहे ताकि हॉस्टिलिटीज रहें, डिप्लीट किया जाए, ब्लीडिंग की जाए, ज्यादा डी वेपनाइजेशन की जाए ईरान की। वो सीज फायर हुई बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने विजुलाइज किया, और आई एम श्योर उनके मिलिट्री एडवाइजर्स ने कहा कि हम जंग मिलिटरीली वो नहीं रिजल्ट ले सकेंगे चाहे 40 दिन और भी कर लें। जब जंग हो गई बंद, तो खास तौर पर इसराइल चाहता था कि ये वॉर एंड नो वॉर एंड नो पीस के दरमियान में लटकी रहे, और कई महीने लगी रहे या सालों लटकी रहे, ताकि इसराइल के पास ये एडवांटेज हो कि जब भी वो एक पनिशमेंट देना चाहे, खुदा ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान को, किसी चाहे हिजबुल्लाह की वजह से या किसी और वजह से, चाहे लेबनान में करे या कहीं और करे, तो वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोले रखना चाहता था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने देखा टेलीफोनिक कॉलें भी इसीलिए लीक की गई या लीक हो गई। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप का इम्तिहान सबसे बड़ा है ही यही कि वो अपनी कमिटमेंट का, चाहे वो राइटिंग में दें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करें, चाहे फिजिकली सर, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो इस इम्तिहान में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ट्रंप की शख्सियत से, ट्रंप के फैसलों से, उनके जज्बातीपन से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। इसराइल से उनका क्या ताल्लुक है, किस तरह से प्रेशराइज होते आए हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। अगर सर इसराइल लबनान, गजा और उर्दन पर कब्जा किए गए मकामात से पीछे नहीं हटता, तो क्या ये समझा जाए कि मुआहदा किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा? सर, आपको कितने परसेंट चांसेस दिखते हैं? देखिए, वल्नरेबिलिटी तो सारी की सारी इजराइल के बिहेवियर पर डिपेंडेंट है, और प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे मैंने कहा कि अगर वो नहीं कर पाते तो फिर ईरान की परसेप्शन इन पर्टिकुलर और दुनिया की इन जनरल ये कंक्लूजन निकालने में हक बजानिब होगी कि ये जंग शुरू भी इजराइल के कहने पे की गई है, ये बंद भी नहीं हो रही थी, और ये मुआहदा भी लेट इसलिए हो रहा है, और मुआहदे की वायलेशन या सीज फायर ब्रेक भी इजराइल की वजह से हुआ है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गॉन बाय इज गॉन बाय, यानी जो गुजर गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी उसको लॉस की बजाय अब जो लॉस है, जो हो सकता है पॉसिबली, उसको कट डाउन करें। जंग से पहले मैं कहता था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, स्टीवन वॉल्श एक ऑथर है, प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था और मुझे बड़ा बिलीव हुआ। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द डिफीट, कट द कॉस्ट एंड मेक अ डील। जिसका मतलब ये है, ये थी पिछली बात। अब कट द कॉस्ट उनकी ये नहीं रही कि कट द कॉस्ट अब मिलिटरीली है, अब जी जो जी कॉस्ट उन्होंने अपने इमेज की देनी है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। अमेरिका का जो इमेज तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अमेरिका का तो इमेज कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का पर्सनल भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो आई थिंक इट्स द आइडियल टाइम कि मिलिटरीली को रिकवर करते बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अपना वो इमेज रिस्टोर जल्दी कर पाएगी।
ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। एयर कमोडोर रशीद चिश्ती साहब हमें समझा रहे थे कि मुआहदा जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सिग्नेचर्स हो चुके हैं, लेकिन जो बाकायदा तकरीब है वो जुमे को हो रही होगी, जनेवा के अंदर हो रही होगी। इस मुआहदे के हवाले से कायम रहेगा, कायम नहीं रहेगा, क्या शराइत हैं, सारी तफसीलात से मैं आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिक्र करेंगे बजट सीजन में खैबर पख्तूनख्वा के उस बजट का जिसके आने के बारे में शकूक व शुबहात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। न कोई अभी हतमी तारीख सामने आ रही है। पहले कहा गया था कि वफाकी बजट से पहले 8 जून को सूबाई असम्बली का बजट इजलास बुलाया जाएगा, फिर ये तारीख बढ़कर 15 जून हुई और अब ये तारीख मजीद आगे बढ़कर 17 जून हो गई है। और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि बजट साल भर का रेगुलर बजट होगा या फिर 3 माह का अबूरी बजट होगा। बजट में ताखीर की एक बड़ी वजह जो है वो अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का बरकरार रहना भी बताया जा रहा है। और इसके लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर कल समाअत भी होने जा रही है। ये जो दरखास्त है इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि KP काबीना ने बजट उमूर पर मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात कर कहा है। KPK के अवाम ने बानी PTI के विजन को वोट दिया है, इसलिए सूबे का बजट उनकी मर्जी और गाइडलाइंस के बगैर नहीं बन सकता है। ये सूरत हाल जो है KP बजट को लेकर KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद जो कह रहे हैं कि इनफैक्ट उन्होंने एहतजाज किया और कहा ये कि बानी PTI से मुलाकात पार्टी का अंदरूनी मामला है, सूबे के अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है। डॉक्टर इबाद के इसी सवाल के साथ हम राबता कर रहे हैं PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं साहब से, जो वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमा दीजिएगा कि डॉक्टर इबाद साहब ये पूछ रहे हैं कि ये जो मामला है बानी से मुलाकात होना ना होना, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे गवर्नेंस से क्यों जोड़ रहे हैं आप? KP के अवाम को क्यों सजा दे रहे हैं आप, हुमायूं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, KP की अवाम के लिए ये सजा काफी है कि आप जैसे लोग जो है ना वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं। KP की अवाम के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए ये सजा काफी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना इस वक्त उनको बरसर इख्तिदार में रखा गया है। हालांकि अगर सही मानों में देखा जाए तो पूरे मुल्क में टोटल 17-18 सीटें नहीं जीती थी, तो उसको छोड़ दे के क्या है। और नंबर 2, ये कोई गवर्नेंस का मसला नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल और खास तौर पे जब आपने जो फेडरेशन है या फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने जो पैसे मांगे हैं तो वो एक ऐसा डिसीजन है जो कि प्रॉब्ली उसके लिए मशवरा करना जरूरी है इमरान खान के साथ। तो ये अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जरूर होना चाहिए, बल्कि ये कंडीशन लाजमी होना चाहिए कि अगर वो नहीं किया तो देन वी विल नॉट बी एबल टू पे द फेडरल गवर्नमेंट द अमाउंट ऑफ मनी जो उन्होंने मांगी है हमसे। अच्छा, ठीक है, यानी ये मामला जो है ये सिर्फ उस अमाउंट का है जो वफाक ने मांगी है, बाकी सूबे जो है वो देने को तैयार हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ उस अमाउंट के देने या ना देने का फैसला करने के लिए आपको बानी से मिलना है, बाकी तो कोई इशू नहीं है ना। अगर नहीं मुलाकात होती तो बजट तो आ जाएगा, ये रकम नहीं देंगे आप? हाँ, रकम नहीं देंगे। बजट का मेरा नहीं ख्याल कि बजट का उसके साथ कोई लिंक होना चाहिए, बजट का नहीं है, लेकिन कंडीशन उसकी ये थी। देखिए, आपका वो पूरा बजट चेंज हो जाता है ना। मैं लेट्स से अगर मैं 350 अरब रुपए साइड पे रखता हूँ और उसको बजट में नहीं डालता हूं तो बाद में क्या करूंगा, तो उस लिहाज से वो आपस में लाजिम और मलजूम है। लेकिन इन्होंने पहले 5 में ख्याल में जून को इन्होंने बजट पास करना था, फिर 10 को किया, फिर 12 को किया, तो वो डेट्स तो आगे पीछे चेंज होती रहती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे आर मेकिंग अ फस आउट ऑफ इट। लेकिन मेरा ये ख्याल जरूर है कि जैसे आज तकरीर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा और एक अच्छा देखें, असल में प्रॉब्लम ये है कि PMLN वाले ना ये हमेशा अपने एम्पायर के साथ मिलके गेम खेलते हैं, इनको मेरिट पे गेम खेलने की आदत नहीं है। तो ये दे वांट कि उनका जो ओपोनेंट है उसके हाथ पैर बंधे हुए हों, एज अपोज टू वो लोग जो सही मानों में जिनके पास जो मेरिट पे होते हैं या जिनके पास कोई ना कोई हुनर होता है। तो इस वजह से इनको वो सूट नहीं करता कि इमरान खान बाहर आए।
अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि आचकजई साहब, जिन पर आपके अपने बानी ट्रस्ट करते हैं, अलीमा खान साहिबा जो उनकी अपनी बहन हैं, वो ये जो मुलाकात वाला मसला है इसका हल बता चुके हैं ना। आप अडयाला ले जाइए, 10,000 पार्टी वर्कर्स को मुलाकात हो जाएगी। ये तो उनकी अपनी बहन कह रही है, प्रेशर डालिए ना आप लोग। नहीं, मैं देखिए मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिफर करता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ अगर आप 10,000 की बजाय 1 लाख 10 लाख भी ले जाए ना तो मुलाकात मुश्किल हो जाएगी, इस तरीके से मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने मुलाकात करनी है, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप 10-15 लाख लेकर जाते हैं, आप दीवार तोड़ते हैं, फलाना करते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। हाँ, आप एक मॉरल प्रेशर, एक एथिकल प्रेशर उनके ऊपर डाल सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें और आप देखें कि और कौन से तरीके हैं प्रेशर डालने के, आप वो तरीके अपनाएं। देयर आर 101 वेज ऑफ स्किनिंग अ कैट, आप दूसरा तरीका करके देख लें। और मैं ये समझता हूँ कि बाज दफा अगर आप अपनी सोच या अपना तरीका बदले तो बाज दफा काम आसानी से सर, हो जाता है। हर्डल क्या है तरीका बदलने में? कौन है पार्टी में जो ये तरीकाकार नहीं बदलने दे रहा? जब आप जैसे सीनियर लोग जो हैं पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि तरीका तब्दील करना चाहिए, तो कौन है जो नहीं करने दे रहा पार्टी में? देखें, पार्टी का जो तरीका है वो तो एक है कि वहां पे डायलॉग हो। अब डायलॉग किसके साथ होना चाहिए? 2 चीजें हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। पॉलिटिकल पार्टी में 2 मेन पार्टियां हैं, एक पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो ये दोनों गायब हो जाती है। नहीं, वजीर आजम ने तो अभी परसों वजीर आजम ने कहा है भाई, अभी सबके सामने गलत बोलते हैं। देखिए, इस तरह है कि अगर मैं वजीर आजम होता और मेरी नीयत साफ होती और मैं वाकई डायलॉग करना चाहता, मैं सबसे पहले, देखिए आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं और आपके अंदर आपका दिल साफ होना चाहिए, उसके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इमरान खान की सेहत के लिहाज से मैं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करता। मैं कहता चलो ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई फैमिली मेंबर जाके कोई ऐसी बात एक्स पे डाल देता है कि जो मसला हो सकता है, तो मैं उनके डॉक्टर्स को कहता जाओ तुम मिल लो इमरान खान से। ठीक है, यानी अब किसी उसके ना किसी को डॉक्टर मिलने दिया जाए और ये पता चलता था ठीक है, मिलना जाए। ठीक है ना, देखे ना, असल चीज मेरे लिहाज से इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमरान खान की सेहत। इमरान खान की सेहत के लिए 2 डॉक्टर जो है, एक सही हो गया। हुमायूं साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया बिल्कुल कि चले किसी एक की मुलाकात तो करा दी जाए ना, डॉक्टर्स की मुलाकात करा दी जाए। डॉक्टर्स तो आके एक्स पर मैसेज जो है वो नहीं दे रहे होंगे। लेकिन सर, अभी आपने नीयत की बात की, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि केपी की हुकूमत की, पीटीआई की इस वक्त नीयत ये है कि वफाक को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि बाकी सूबे जो हैं वो वफाक को मजबूत करना चाह रहे हैं। उन्होंने दे दिया अपना हिस्सा उठा के वफाक को, लेकिन आप ये करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप ये चाहते हैं कि वफाक कमज़ोर हो। देखिए, मुझे एक बात बताएं, वफाक की मजबूती किस चीज में है? क्या वफाक की मजबूती इस पे होती है कि वो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान? क्या इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं वफाक में, क्या वो सही मानों में रिप्रेजेंट करते हैं अवाम की जो सेंटीमेंट्स हैं? वो नहीं करते। अगर देखिए, जितनी कमजोर वफाक है उतना ही कमजोर ये बजट आया है, जितनी झूठी वफाक है उतना ही झूठा ये बजट आया है। ये बजट कहता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप ग्रोथ करते हैं तो आपकी पॉवर्टी ज्यादा नहीं होती। वेरी सिंपल सी बात है, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब है मुझे गुर्बत नहीं होनी चाहिए ना। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बदतरीन गुर्बत होती है, इंतहा की जो गुर्बत होती है, उसमें तकरीबन 6 करोड़ लोग उस सतह से नीचे चले गए। अच्छा, इंडिया जो पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना बड़ा मुल्क है, उसमें सिर्फ 1 करोड़ का फर्क रह गया है। कैन यू इमेजिन दैट? बताइए, अगर जितना पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है,
गुर्बत मैं कह रहा हूँ ना, जो इंतहा दर्जे की गुर्बत है वो तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया की बराबर हो गई है, वह एक साथ थोड़ा सा फर्क रह अच्छा गया है। सर अब सर ये सर सही, सोच इस ले कि बजट के ऊपर तो इंडिया आपने बात पाकिस्तान कर ली से ना सर। मेरा जो असल गुना ज्यादा मकसद बड़ा है है। हुमायूं साहब, मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि आप हमें ये बता दें कि अगर बानी से मुलाकात नहीं होती है तो फिर पीटीआई के पास इस बजट को लेकर क्या ऑप्शंस हैं। बजट 30 तारीख से पहले आ रहा होगा, बस ये हो रहा होगा कि आप उसमें वफाक को हिस्सा नहीं दे रहे होंगे, दैट्स इट। देखिए, अब मुझे चूंकि डिटेल का नहीं पता तो मैं उस पे सिर्फ कयास आराई अपनी राय ठीक दे हो गया, सकता हूँ। ठीक। मेरी राय ये होगी कि अगर वफाक इजाजत नहीं देता, जो कि फंडामेंटल राइट है, तो फिर प्रॉब्ली मैं कहूंगा कि यार सॉरी यार, आई कांट गिव द शेयर टू द ठीक हो वफाक। मैं गया, उसके ठीक हो बजाय गया। मैं केपी के लोगों पे क्यों ना खर्च करूं, मैं केपी के लोगों पे खर्च करके उनके हालात क्यों ना सही है बेहतर जी। करूं? अगर Why should I give it to वफाक यार? अगर वफाक को ये शेयर चाहिए जो वो सुबह से मांग है, केपीके से चाहिए है, तो उनको इमरान खान से मुलाकात करवाना होगी। अगर ये मुलाकात नहीं होती है तो पीटीआई केपीके हुकूमत ये शेयर वफाक को नहीं दे रही होगी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, पीटीआई रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लें। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हम कुछ जिक्र कर लेते हैं बजट के हवाले से, मुल्की माशी महाज के हवाले से, जिसमें हुकूमत ने नए बानी साल का जो बजट है 2026-27 पेश करते हुए ताजिरों को मदद के लिए पुकारा है। हुकूमत ने नाज़रीन ताजिरों के लिए फ़िक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ़ कराई है और कहा यह है कि सालाना 20 करोड़ रुपयों से कम का जो टर्नओवर रखने वाले हैं वो इस फिक्स्ड टैक्स सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मुल्क में 35 से 40 लाख छोटे ताजिर और दुकानदार मौजूद हैं, जिनसे रेवेन्यू में 50 अरब रुपए का इजाफा हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस स्कीम पर रज़ाकाराना अमल करने वाले ताजिरों को बार बार के रूटीन टैक्स ऑडिट से इस्तिस्ना और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाने की शर्त से भी रिलीफ मिल सकता है। मुल्क के 40 लाख से ज़ायद जो ताजिर हैं नाज़रीन, उनको टैक्स अदायगी के हवाले से हमेशा ही सवालात का सामना रहता है। इससे पहले भी इसी हुकूमत में लाई गई जो ताजिर दोस्त स्कीम थी वो नाकाम रही थी। अब क्या रिस्पॉन्स होगा, ताजिर क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमने मदऊ किया है हमारे स्टूडियोज़ में ऑल पाकिस्तान ताजरान के सदर अजमल बलोच साहब को। अजमल साहब, बहुत नवाजिश वक्त के लिए। अजमल साहब, वो आपको देख के जब आप स्टूडियो में दाखिल हुए मुझे एक मिसरा याद आ गया कि लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, तो आप बजट आने के बाद भी उस तरह से खुश दिखाई नहीं दे रहे जितना हुकूमत दावा कर रही है कि उसने इस बजट में ताजिरों का ख्याल किया है। देखिए, मैं उन लोगों का नुमाइंदा हूँ जो सुबह शटर मेरे साथ ऊपर करते हैं और शाम को नीचे करते हैं। उन पे भी कदगन है। लॉकडाउन के ज़रिए जो पीक आवर्स में कारोबार करना वो हम कर ही नहीं सक रहे जब से ये जंग शुरू हुए। वैसे तो अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अपना हरमज़ भी खुल गया और मुआहदा भी हो गया। जो बात आप कर रही हैं बजट की, देखिए बजट ने एक तो स्कीम की बात की, आपने एक बजट की बात की। स्कीम जो है आपको पता है पहले भी एक ताजर दो स्कीम आई थी। जी जी। उस ताजर दो स्कीम वो भी ठीक थी, लेकिन आप लोगों ने रजिस्टर नहीं कराया। नहीं, मसला ये नहीं था। मसला अब भी मुझे खदशा यही है कि स्कीम आई नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे, लोग इसको बंद कर देंगे। जो एफबीआर के लोग हैं वो इसको चलने नहीं देंगे। जो ताजर दो स्कीम आई थी, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि हमने वो स्कीम ली, हम सब के दस्तखत उधर मौजूद थे। हमने उसको जब कहा कि इसमें लाखों लोग आ सकते हैं, 3 माह बाद हमें पता चला उसको बंद कर दिया गया। वो उन लोगों के लिए बनी थी जो लोग नेट में नहीं थे। अगर आपने नेट में आने का दरवाज़ा खोला था तो 3 माह बाद क्यों बंद कर दिया? 10,000 लोग इंटर हो गए थे। 10,000 लोग अगर 3 माह में देखिए, जूं लोगों को पता चल रहा था, पहले माह में तो 500 भी नहीं आया था, दूसरे महीने में 5,000 आ गए थे, तीसरे महीने में 10,000 लोग। तो आप उसका दरवाज़ा खुला रखते, आज लाखों लोग उसके अंदर होते। ये भी वही स्कीम है, इसमें भी हम साथ बैठे हैं। चलिए, अब आ जाएंगे लोग, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब भी मुझे जो लग रहा है, आप यकीन करें सोशल मीडिया पे इस वक्त जो चीज़ हम देख रहे हैं, और कल हमारे चेयरमैन एफबीआर साहब का बयान भी कराची में आया जो जंग अखबार में आज पहले सफ़े पे छपा है कि जी हम तो ऑडिट करेंगे। इन लोगों को डराया जा रहा है। ओ भाई, हाँ, अगर कोई शख्स आना चाह रहा है टैक्स नेट में तो आप उसको क्यों डरा रहे हैं? एक अरसा गुजर गया, आप नेट में नहीं ला सकें। एफबीआर टोटली तौर पे आज तक लोगों को नेट में लाने में नाकाम रहा है, और जो लोग दे रहे हैं उन्हीं को नचोड़ा जा रहा है। हम कहते हैं वजह क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? ये सबको पता है, वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक सबको पता है कि करप्शन की वजह है जो लोगों को नहीं आने। जब देखे ना,
हमारा ऑडिट नहीं होगा, हमें कोई एफबीआर का बंदा पूछ नहीं सकेगा, तो फिर एफबीआर का बंदे के तो हाथ रुक जाएगा, वो हमारी जेब में तो नहीं डाल सकेगा। वो जब अभी तो वो सारा वहां से इल्जाम ये आता है कि ताजिर खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराना चाहता, ताजिर टैक्स ही नहीं देना चाहता। चलिए छोटी सी मैं एग्जांपल आपको जो हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। बलोच साहब, आपका ज़ाहिर है ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन सर भारत में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, छोटे से छोटा ताजिर जो है वहाँ पर टैक्स देता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े से बड़ा ताजिर जो है वो इससे बचकर निकल जाता है। ये मरी रोड की आप मिसाल ले लीजिए, कितना वहाँ पर रोज का ये कारोबार होता है, सैनिटरी से जुड़ा हुआ, बिल्डिंग लाइन से जुड़ा हुआ, कैश में सर डीलिंग होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। मुझे खुद कई बार एक्सपीरियंस हुआ उस मार्केट में मरी रोड पर जाने का। जब आप कोशिश करते हैं कि आप उनको कार्ड से पेमेंट करें तो वो इनकार कर देते हैं, जो हमारे पास तो मशीन्स ही नहीं है, आप कैश पेमेंट कर दें। और एफबीआर वाले भी यही कहते हैं कि उस कैश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। मैं आपको बताऊं, करोड़ों का बिजनेस करके लाखों का भी शो नहीं करते। जहां करोड़ों का बिजनेस होता है वहां पे इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल लगाया है, जो एफबीआर के साथ भी मुंसलिक है। एफबीआर का बंदा भी उसको कंट्रोल कर रहा होता है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मंथलियां लगी हुई हैं, वहां पे एफबीआर के लोग मंथलियां ले रहे हैं। और जब हम देखें, हम ये कहते हैं कि हमारा ताजिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो ब्रांड है, जो सुपर स्टोर है, जो कैश एंड कैरी है, उनको लग गया। जहां लगा है वहां पे मंथलियां जारी हैं, तो मैं फिर क्या करूंगा, कैसे रोकें? उसको कोई सजेशन आपसे ये चीजें जानने के लिए कोई आप लोगों से कोई मीटिंग हुई होगी जाहिर है बजट से पहले, कोई तजावीज आप लोगों से? 3 माह हमने इस पे मुज़ाकरात किए हैं। इस स्कीम के तहत पहली दफा उर्दू का फॉर्म हमें दिया है, जो हम पीट रहे थे। चलो कोई एक मुतालबा तो मान लिया, नहीं मान तो लिया, लेकिन अब मुझे चाहिए कि इस पे इसको खुले दिल से तस्लीम करें। एक दफा 1 साल हम पे एतबार तो कर लेना। क्या करें चले अच्छा चले, मैं ये कहता हूँ, जब तक नहीं किया है तो लोग नेट में तो नहीं आए हैं, नहीं आए, अरसा गुजर गया है। मुझे 27 साल हो गए, मैं 99 से पीट रहा हूँ कि लोगों को नेट में लाने के लिए। अभी आएंगे या नहीं आएंगे ये बता देना हमारे देखने वालों के लिए। देखिए, आसान फार्मूला ये है कि बिजली का जो बिल है, ये कमर्शियली मीटर रखने वाले का डॉक्यूमेंट है, वो कमर्शियली कारोबारी है, उसको ये इसके ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, इस पर तो फिक्स्ड आप कह रहे हैं कि नहीं, एक सुन लें, करोड़ का कारोबार करे, कोई लाख का करे। देखिए, मैं उस छोटे ताजर की बात कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि जो लोग नेट में नहीं आते हैं। नेट में लाने के लिए अगर कमर्शियली मीटर होल्डर को आप लाना चाहें तो वो सरकारी डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर कोई भी ताजर 1.25 करोड़ इस वक्त ताजर है, 1.25 करोड़ का 1.25 करोड़ 10% एडवांस इनकम टैक्स उस पर अदा कर रहा है। जो महीने का किसी भी ताजर का, महीने का साल का किसी भी ताजर का 50 से 60 हजार रुपये बनता है। ये तो 25,000 की, सुने, ये तो 25,000 की बात है, 50-60 हजार रुपया वो अदा कर रहा है। फिर 18% वो जीएसटी भी एडवांस अदा कर रहा है इसके ऊपर, इस बिजली के बिल के ऊपर अमाउंट। तो चलें, आप तो जाहिर है प्रेसिडेंट है ना ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, तो अभी आपने तो मशवरा दिया होगा कि भाई रजिस्टर कराएं, फौरन से बेहतरीन मौका है। देखें, ये करने के लिए तैयार नहीं है। हमने इनको कहा है कि ठीक है, देखें, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं टैक्स देता हूं तो मैं कहता हूं दूसरे ताजर को भी देना चाहिए। एफबीआर का निज़ाम इतना करप्ट है कि वो लोगों को आने ही नहीं देता। वो कहता है ये मरवा देंगे आपको, ये तो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, हमारा जो इनकम टैक्स गोशवारा भरता है, चाहे वो किसी वो उस दुकानदार को कहता है वो मेरे साथ तू मुंसलिक रहे, मैं तुझे आज तक बचाया, आगे भी बचाऊंगा, तू इनकी बात ना मान। ठीक है, आप ये समझते हैं कि जो सारी प्रॉब्लम हो रहा है एफबीआर को हो रहा है या ताजिरों को हो रहा है, इसका असल जो जड़ है वो करप्शन है, जो वहीं से शुरू हो जाती है। अगर कोई एफबीआर में खुद को रजिस्टर कराना चाहता है या अपने टैक्स गोशवारे भरना चाहता है, जैसे आपने कहा कि किसी भी फर्म के पास अगर हम जाते हैं तो वहाँ बैठा हुआ शख्स हमें जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो समझता है इन चीजों को, तो अगर ये चीजें आसान बना दी जाए, सहल कर दी जाए ताजिरों के लिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम कर दी गई है। सिर्फ उसमें उसने लिखना है मेरा नाम, दुकान का नाम और मेरा जो मेरा टर्नओवर है उस पर मैंने 1% जमा कराना है। यानी करोड़ रुपया की भी सेल है तो मैंने उस पर 1 लाख रुपए जमा कराना है, बिजली के बिलों में जो दिया है उसको मिला करके। मैं ये कहता हूँ कि वो असल में वो डराता है कि तुम इसमें जाओगे तो फंस जाओगे,
फंस जाओगे। जो जिसकी खौफ वजह है जी नाज़रीन, अजमल बलोच साहब ये फरमा रहे हैं कि जो खौफ है टैक्स नेट में आने का कि पता नहीं टैक्स नेट में आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, जान छूटेगी नहीं छूटेगी, क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं वो भी सारी मराद जो एंजॉय कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो भी मिलती हैं कारोबारी तबके को, और जो टैक्स देता है उसको ये डराया जाता है कि वो FPR के नेट में आने से फंस सकता है। क्या मामला हैं अजमल बलोच साहब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हमें आगाह कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके स्टूडियो में आमद के लिए। यही बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पहली स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट 2026 की। नाज़रीन, मिशल पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा मुल्क की पहली स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट में 2000 आला तालीम याफ्ता अफराद की राय ली गई, जिनमें 67% ग्रेजुएट्स, 32% मास्टर्स और 1% PhD स्कॉलर्स शामिल थे। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ 50 लाख से मुतजाविज़ आबादी में 64% नौजवान 30 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 19.5 करोड़ से ज़ायद मोबाइल फ़ोन कनेक्शन और 14.5 करोड़ ब्रॉडबैंड सारिफीन के साथ आज IT और फ्रीलांस बरामदात $3 अरब से बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुल्क में 120 से ज़ायद TV चैनल्स और सैकड़ों FM रेडियो स्टेशन के बावजूद मालूमात का हुसूल का जो रुझान है तेज़ी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जानिब मुंतकिल हो रहा है। ताहम 55% अफराद गैर जानिबदाराना मालूमात के हवाले से खदशात का शिकार हैं और ये समझते हैं कि सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन, मुआशरती तकसीम और हरासानी का बायस बन रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में 65% राय दहिंदगान मजहबी आज़ादी और मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतमईन पाए गए हैं। ताहम सबसे संगीन चैलेंज जो है वो निज़ाम इंसाफ में रहा, जहां 22 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा और जेलों में 1,02,000 से ज़ायद कैदी फैसलों के मंतज़र हैं। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि शहरियों ने कौमी सलामती से वाबस्ता इदारों पर ज़्यादा एतमाद का इज़हार किया है। रिपोर्ट में नाज़रीन ये भी बताया गया है कि अब पाकिस्तानी अपनी शख्सी आज़ादी को माशी मौक़े, इंसाफ, सिक्योरिटी और डिजिटल शमूलियत से जोड़ने लगे हैं। इसी तरह से आप हमसे भी जुड़े रहिए। कल फिर इसी वक्त इसी स्क्रीन पर आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।